आज की कहानी है मंजली रानी भाग 3 आखिरी भाग। मैं उठी, बहुत सोचने के बाद स्टेशन की तरफ चली। एक कुत्ता भौंक उठा, जैसे कह रहा हो कि अब इस मोहल्ले में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जब मैं स्टेशन पहुंची तो एक गाड़ी तैयार खड़ी थी। बिना कुछ सोचे विचारे मैं गाड़ी के एक जनाने डिब्बे में बैठ गई। गाड़ी कितनी देर तक चलती रही, कहाँ कहाँ खड़ी हुई, कौन कौन से स्टेशन बीच में आए, मुझे कुछ पता नहीं। किंतु सवेरे जब ट्रेन कानपुर पहुंचकर रुक गई और एक किसी रेलवे कर्मचारी ने आकर मुझे उतरने को कहा तो मैं जैसे चौंक सी पड़ी। मैंने देखा पूरी ट्रेन यात्रियों से खाली हो गई है। स्टेशन पर भी यात्री बहुत कम थे। ट्रेन से उतरकर मेरी समझ में ही न आता था कि कहाँ जाऊं। कल इस समय तक जो एक महल की रानी थी, आज उसके खड़े होने के लिए विस्तान में था। बहुत देर बाद मुझे एकाएक ख्याल आया कि सत्याग्रह संग्राम तो छिड़ा ही हुआ है, क्यों न मैं भी चलकर स्वयं सेविका बन जाऊं और देश की सेवा में जीवन बिता दूं। पूछती हुई मैं किसी प्रकार कांग्रेस दफ्तर में पहुंची। वहां पर 2-3 व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास किसी कांग्रेस कमेटी का प्रमाण पत्र है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे स्वयं सेविका बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मैं इसी प्रकार कई संस्थाओं और सुधारकों के दरवाजे भटकी, किंतु मुझे कहीं भी आश्रय न मिला। विवश होकर मैं भूखे प्यासी चल पड़ी, किंतु जाती कहाँ। थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मैंने अपनी अवस्था पर विचार किया। मैं आज रानी से पथ की भिखारिन हो चुकी थी। मेरे सामने अब भिक्षावृत्ति को छोड़कर दूसरा उपाय ही क्या था। इसी समय न जाने कहाँ से एक भिखारिन बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे कई छोटी छोटी पोटलियां लिए हुए आकर बैठ गई। बड़े इत्मीनान के साथ अपने दिन भर के मांगे हुए आटे, दाल, चावल को अपने चिथड़े में अच्छी तरह बांधकर बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसकी ओर देखा। दुख में भी एक प्रकार का आकर्षण होता है, जिसने क्षण भर में ही हम दोनों को एक कर दिया। भिखारिन बहुत बूढ़ी थी, उसे आँख से कम दिखाई पड़ता था। भिक्षावृत्ति करने के लिए अब उसे किसी साथी या सहारे की जरूरत थी। मैं उसी के साथ रहने लगी। कई बार मैंने आत्मघात करना चाहा, किंतु उस समय ऐसा मालूम होता कि जैसे कोई हाथ पकड़ लेता हो। मैं आत्मघात भी न कर सकी। लगातार 1 साल तक भिखारिन के साथ रहकर भी मुझे भीख मांगना न आया। आता भी तो कैसे। अतः मैं बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे सहारा देती हुई चलती, वह भीख मांगा करती। मैं जवान थी, सुंदर थी, फटे चीथड़े और मैले कुचाले वेश में भी मैं अपना रूप न छिपा सकती, और मेरा रूप ही हर जगह मेरा दुश्मन हो जाता। अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु मुझे बहुत सचेत रहना पड़ता था, और इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी स्थान बदलना पड़ता था। मेरे बदन की साड़ी फटकर तार तार हो गई थी। बदन ढकने के लिए साबित कपड़ा भी न था। प्रयाग में माघी अमावस्या के दिन बड़ा भारी मेला लगता है। बुढ़िया ने कहा,
वहाँ चलने पर हमें 3-4 महीने भर खाने को मिल जाएगा और कपड़ों के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। मैं बूढ़ी के साथ पैदल ही प्रयाग के लिए चल पड़ी। मांगते खाते कई दिनों में हम लोग प्रयाग पहुँचे। यहाँ पूरे महीने भर मेला रहता है। दूर दूर के बहुत से यात्री आते हैं। हम लोग रोज़ सड़क किनारे एक कपड़ा बिछाकर बैठ जाते और दिन भर भिक्षा मांगकर शाम को एक पेड़ के नीचे अलाव जलाकर सो जाते। एक दिन इसी प्रकार शाम को जब हम दिन भर की भिक्षावृत्ति के बाद लौट रहे थे, एक बग्गी निकली जिसमें कुछ स्त्रियां थीं। बुढ़िया 1 पैसे के लिए हाथ फैलाकर गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ी। कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर से 1 पैसा फेंका गया। शाम को धुंधले प्रकाश में बुढ़िया जल्दी पैसा देख न सकी। वह पैसा देखने के लिए कुछ देर झुकी रही। उसी समय एक मोटर पीछे से और एक सामने से आ गई। बुढ़िया ने बचना चाहा, मोटर वाले ने भी बहुत बचाया, पर बुढ़िया मोटर की चपेट में आ ही गई। उसे गहरी चोट लगी और उसे बचाने की चेष्टा में मुझे भी काफ़ी चोट आई। जिस मोटर की चपेट में हम लोगों को लगी थी, उस मोटर वाले ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, किंतु दूसरी मोटर वाले रुक गए। उसमें से 2 व्यक्ति उतरे। मेरे मुंह से सहसा एक चीख निकल गई। कई दिनों तक लगातार बुखार के बाद जिस दिन मुझे होश आया, मैंने अपने आप को एक जनाने अस्पताल के पर्दा वार्ड के कमरे में पाया। एक खाट पर मैं पड़ी थी। मेरे पास ही दूसरी खाट पर भिखारिन मरणासन अवस्था में पड़ी थी। मैं खाट से उठकर बैठने लगी तो वे पास ही कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मुझे उठते देखकर पास आकर बोले, अभी आप न उठे, बिना डॉक्टर की अनुमति के आपको खाट से उठना नहीं है। क्यों? मैं पथ की भिखारिन, मुझे ये साफ सुथरे कपड़े, नरम नरम बिछौने क्यों चाहिए? कल से तो मुझे फिर वही गली गली की ठोकर खानी पड़ेगी ना। उनकी बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। वे बड़े ही करुण स्वर में बोले, मंजली रानी, क्या तुम मुझे क्षमा न करोगे? तुम्हारा अपराधी तो मैं ही हूँ ना। मेरे ही कारण तो आज तुम राज रानी से पथ की भिखारिन बन गई हो। जब मुझे उन्होंने मंजली रानी कहकर बुलाया तो मैं चौंक पड़ी। सहसा मेरे मुंह से निकल गया, मास्टर बाबू। 2-3 दिन में मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई, परंतु भिखारिन की हालत न सुधर सकी। एक दिन उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके अंतिम संस्कारों से निवृत्त होकर मैं मास्टर बाबू के साथ उनके बंगले में रहने लगी, किंतु मैं अभी तक नहीं जान सकी कि वे मेरे कौन हैं। वे मुझसे माता की तरह ममता और पिता की तरह प्यार करते हैं, भाई की तरह सहायता और मित्र की तरह नेक सलाह देते हैं, पति की तरह रक्षा और पुत्र की तरह आदर करते हैं। कुछ न होते हुए भी वे मेरे सब कुछ हैं, और सब कुछ होते हुए भी वे मेरे कुछ नहीं हैं। इस कहानी के 3 भाग थे और आज का भाग अंतिम भाग है। कहानी पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।